अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। आज हम यहाँ पे और एक टॉपिक डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग द मिनरल न्यूट्रिशन। इट इज़ ऑफ चैप्टर ऑफ क्लास 12th। तो इसमें हम आज डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ मिनरल न्यूट्रिशन। अगर आप देखोगे जो मिनरल होता है, मिनरल को हम डिफाइन करते हैं एनी इनऑर्गेनिक सब्सटेंस दैट ऑकर्स नेचुरली इन सॉइल एंड फूड। यानी जो ये मिनरल होता है, व्हाट इज दिस मिनरल? इट इज बेसिकली एनी naturally occurring inorganic substance, inorganic substance, any naturally inorganic substance present in soil oblique food. Any inorganic substance present in soil or food used for normal growth and development of animals and plants. Normal growth and development for plants and animals. यानी जो ये मिनरल होता है, मिनरल क्या होता है? एनी इनऑर्गेनिक substance present in soil oblique food which is necessary, or we can say that which is used for normal growth and development for plants and animals. इसको हम बोलते हैं मिनरल। तो इस चैप्टर में हम यही डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ मिनरल्स एंड देयर यूजेस। इसके बाद अगर आप देखोगे इन 1860, or we can say that in 1860, because you know that जो ये बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, या एंजाइम्स होते हैं, या न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं, these are the basic of the life. Life is basically due to the interaction among the biomolecules like proteins, fats, carbohydrates, vitamins, minerals, enzymes, and nucleic acids. In 1860, a scientist came. It was named as Jules von Sachs. Jules von Sachs was a scientist. It was basically a जर्मन बॉटनिस्ट। ये एक जर्मन बॉटनिस्ट था, जर्मन बॉटनिस्ट। इस जर्मन बॉटनिस्ट ने यहाँ पे एक कंसेप्ट दिया जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोपोनिक्स। यानी जो ये जर्मन बॉटनिस्ट था जूल वैन सैच, इन 1860 इसमें ये बताया प्लांट्स कैन बी ग्रोथ इन कंप्लीट एब्सेंस ऑफ सॉइल। यानी हम प्लांट्स को ग्रो कर सकेंगे इन कंप्लीट एब्सेंस ऑफ सॉइल इन ए न्यूट्रिएंट मीडियम। यानी इसने एक टेक्निक दी है जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोपोनिक्स। हाइड्रोपोनिक्स क्या है? हाइड्रोपोनिक्स इज द मेथड ऑफ ग्रोइंग ऑफ प्लांट्स इन कंप्लीट एब्सेंस ऑफ सॉइल। इस हाइड्रोपोनिक्स में हम इस्तेमाल करते हैं एक न्यूट्रिएंट रिच मीडियम फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट। तो ये पहले दिया है 1860 में, किसने? जूल्स वैन सैच ने। इससे पता चलता है, जो ये एक्सपेरिमेंट इसने किया है, इससे ये पता चलता है कि कौन सा एलिमेंट प्लांट के लिए एसेंशियल है और कौन सा एलिमेंट प्लांट के लिए नॉन एसेंशियल है। इससे ये भी पता चलता है। इसके बाद अगर आप देखोगे जो मोस्ट ऑफ द मिनरल्स होते हैं ये एब्जॉर्ब होते हैं एक प्लांट में मेनली थ्रू रूट्स। यानी जो मोस्ट मिनरल्स होते हैं दीज आर एब्सॉर्ब्ड मेनली बाय रूट्स। दीज आर एब्सॉर्ब्ड मेनली बाय रूट्स, mainly by root system of a plant. Root system
of a plant. और देखा गया है, जो अभी तक सिलसिला है इसमें देखा गया है, out of 105 elements, 60 elements are present in the plants. यानी जो डिस्कवरी है एलिमेंट्स की यहाँ पे जो इस्तेमाल होते हैं प्लांट में, वो है ऑलमोस्ट 105 एलिमेंट्स. 105 elements are yet discovered that are used by the plants. Out of these 105 elements, 60 elements are mainly used in the plant. 60 elements are mainly present in plants. Like it may be present in angiosperm plants, and it may be present in gymnosperm plants, or it may be present in pteridophytes or any lower category of plants. तो अभी तक देखा गया है 150 elements are being found in the plants, and out of these 60 are mainly present in these plants. इसमें जो important point है, that is some plants के पास selenium accumulation होती है. selenium accumulate होता है, accumulate, and some plants में gold भी accumulate होता है. gold जब आप NCERT पे देखोगे पेज नंबर 194 पे, 194 to 196 पे, तो उस पे लिखा है जो प्लांट्स हैं इनमें कभी कभार अकोमोडेट होता है सिलीनियम, और कभी कभार गोल्ड भी अकोमोडेट होता है इन लीव्स. फॉर एग्जांपल अगर हम बात करेंगे इक्विलेप्टस की, इक्विलेप्टस जो है इसमें जो लीव्स है इसमें गोल्ड माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स फाउंड होते हैं. ये एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया गया है अंडर द माइक्रोस्कोपी. तो कई प्लांट्स अकोमोडेट करते हैं गोल्ड, तो कई प्लांट्स अकोमोडेट करते हैं सिलीनियम. में एक एग्जांपल यहाँ पे बताऊंगा उस प्लांट का. एस्ट्रोगैलस एक प्लांट है, एस्ट्रोगैलस. इस एस्ट्रोगैलस प्लांट में सिलीनियम डिपॉजिट होता है या अकोमोडेट होता है. और वी कैन से दैट जो ये गोल्ड है, गोल्ड किस में फाउंड किया जाता है? इन द लीव्स ऑफ इक्विलेप्टस प्लांट. ये जो इक्विलेप्टस प्लांट है इसकी जो हाइट होती है, ये मेनली अटेन हाइट करता है 130 फीट इन हाइट. ये प्लांट एक टॉलेस्ट प्लांट में इसको कंसिडर किया जाता है इक्विलेप्टस को. तो कई प्लांट्स के जो प्लांट्स ग्रो करते हैं नियर द न्यूक्लियर रिएक्टर सेंटर्स, और वी कैन सी दैट नियर द न्यूक्लियर रिएक्टर पॉइंट्स पे, तो उनमें स्ट्रोंशियम भी अकोमोडेट होता है. स्ट्रोंशियम भी अकोमोडेट होता है उन प्लांट्स में. तो पहले आपको याद रखना है, ये जो मिनरल है, मिनरल को हम बोलते हैं एनी इनऑर्गेनिक सब्सटेंस दैट इज नेचुरली ऑकरिंग प्रेजेंट इन द सॉइल और इन फूड यूज्ड बाय द प्लांट्स बाय देयर नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. इनको हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रिएंट्स. तो फिर मैंने बताया है जो ये है जूल वैन सैच, इसने एक टेक्निक अडॉप्ट की है जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोपोनिक्स. इस हाइड्रोपोनिक्स में हम क्या करते हैं? इस हाइड्रोपोनिक्स में प्लांट्स को ग्रो किया जाता है इन द complete absence of soil by using an nutrient rich medium for their development. इसके बाद हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट में इसमें क्या आता है? दूसरा पॉइंट है इसमें एसेंशियलिटी ऑफ द न्यूट्रिएंट, यानी किस एलिमेंट और किस न्यूट्रिएंट और मिनरल को हम एसेंशियल कंसिडर करेंगे फॉर प्लांट. 3 प्रॉपर्टी होनी चाहिए एक मिनरल के पास, दैट ही शुड बी कंसिडर्ड एज नेसेसरी फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द प्लांट. पहला जो पॉइंट होना चाहिए, ये जो मिनरल होना चाहिए, इट helps in normal growth and development of plant. यानी जो पहली प्रॉपर्टी होनी चाहिए एक एसेंशियल न्यूट्रिएंट के पास, that it must directly help in normal growth and development of plant. Or in other words, we can say that
Due to the absence of this element, a plant cannot show the complete growth or a plant cannot form a complete seed set. यानी अगर कोई न्यूट्रेंट एसेंशियल है, इसको हम एसेंशियल कब बोलते हैं, जब ये कंप्लीटली, और वी कैन से दैट इट हेल्प्स इन नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जब ये नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में नेसेसरी इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा. यानी विदाउट दैट वेरी एलिमेंट ए प्लांट कैन नॉट शो द कंप्लीट ग्रोथ और इट कैन नॉट, इट इज अनेबल टू फॉर्म द सीड सेट. तो उसको हम बोलते हैं एसेंशियल एलिमेंट. यानी पहले नेसेसरी होना चाहिए फॉर नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड रिप्रोडक्शन ऑफ ए प्लांट एंड रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट, रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट. ये पहला पॉइंट है फॉर एसेंशियल क्राइटेरिया. सेकंड, element must be specific. element must be specific in nature. specific in nature यानी जो एलिमेंट होना चाहिए, इट मस्ट बी स्पेसिफिक इन नेचर. इसका मतलब क्या है, अगर किसी प्लांट में किसी एलिमेंट की डिफिशिएंसी हो जाएगी, फॉर एग्जांपल अगर बोरान की डिफिशिएंसी हो जाएगी, तो बोरान की डिफिशिएंसी को ओवरकम करने के लिए हम कैल्शियम को इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे. या फॉर एग्जांपल अगर क्लोराइड आयंस की डिफिशिएंसी हो जाएगी, तो क्लोराइड आयंस को ओवरकम करने के लिए हम यहाँ पे सल्फर को इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे. यानी जो एलिमेंट एसेंशियल क्राइटेरिया फॉलो करेगा, वो एलिमेंट मस्ट होना चाहिए स्पेसिफिक. यानी उसके पास स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होनी चाहिए. यानी उसकी अगर डिफिशिएंसी हो जाएगी, तो वो हम रिप्लेस नहीं कर पाएंगे एनी अदर एलिमेंट से. तो एनी अदर एलिमेंट से जब हम रिप्लेस नहीं कर पाएंगे, तो ये एक इंपॉर्टेंट कंडीशन बनती है फॉर द स्पेसिफिक नेचर ऑफ एसेंशियलिटी. एंड नंबर थर्ड इज द एलिमेंट मस्ट बी इन्वॉल्व डायरेक्टली इन द मेटाबॉलिक रिएक्शंस ऑफ द प्लांट. यानी एलिमेंट मस्ट बी involved in direct metabolism of plant. यानी जो एलिमेंट एसेंशियल क्राइटेरिया में आता है, उसके पास ये प्रॉपर्टी भी होनी चाहिए दैट इट शुड मस्ट इन्वॉल्व इन डायरेक्ट मेटाबॉलिज्म ऑफ प्लांट. ये इंटरफेयर करना चाहिए किसके, प्लांट के मेटाबॉलिज्म के साथ. मेटाबॉलिज्म आपको पता ही होगा, मेटाबॉलिज्म बेसिकली क्या होता है, सम ऑफ द टोटल केमिकल रिएक्शंस दैट टेक्स प्लेस इनसाइड द बॉडी, और वी कैन से दैट इनसाइड द सेल्स ऑफ एन लिविंग ऑर्गेनिज्म. इसको हम मेटाबॉलिज्म बोलते हैं. तो ये जो एसेंशियल एलिमेंट होना चाहिए, इट शुड डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द मेटाबॉलिज्म ऑफ ए प्लांट. तो तीन कंडीशंस होनी चाहिए. पहली कंडीशन, एलिमेंट must be necessary for growth, development and reproduction of a plant. इसको हम बोल देंगे essential element. नंबर सेकंड, एलिमेंट मस्ट बी स्पेसिफिक. यानी अगर किसी की डेफिशिएंसी हो जाएगी एलिमेंट में, तो इट कैन नॉट बी रिप्लेस्ड बाय एनी अदर एलिमेंट. यानी सेम एलिमेंट विल रिप्लेस सेम डेफिशिएंसी ऑफ ए प्लांट. एंड नंबर थर्ड इज दैट element must be involved in direct metabolism of a plant. This was the essential criteria for the elements. एंड नंबर थर्ड पॉइंट जो हम यहाँ पे आज हम बोलेंगे, जो एलिमेंट्स होते हैं हमारे पास, दे आर ऑफ टू टाइप्स. जो प्लांट्स इस्तेमाल करते हैं एलिमेंट्स, दे आर ऑफ टू टाइप्स. एक को हम बोलते हैं मैक्रो एलिमेंट्स, मैक्रो MACRO, मैक्रो एलिमेंट्स. और दूसरे को हम क्या बोलते हैं, माइक्रो एलिमेंट्स. माइक्रो एलिमेंट्स और इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट, हम इसको माइक्रो न्यूट्रेंट्स भी बोल सकेंगे, और इसको हम क्या बोलते हैं, क्या बोलेंगे, माइक्रो न्यूट्रेंट्स. मैक्रो एलिमेंट्स एंड माइक्रो एलिमेंट्स. जो मैक्रो एलिमेंट्स होते हैं और माइक्रो न्यूट्रेंट्स, हम इनको बोल सकेंगे. मैक्रो न्यूट्रेंट्स एक प्लांट की जो यहाँ पे फिजियोलॉजी होती है, माइक्रो न्यूट्रेंट्स आर मेनली प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट इन द प्लांट वेसल्स. फॉर एग्जांपल, माइक्रो एलिमेंट्स की कंसंट्रेशन कितनी होनी चाहिए, ये होनी चाहिए 10 मिली मोल पर केजी ऑफ ड्राई मैटर. ये एक पॉइंट है यहाँ पे इंपॉर्टेंट. यानी जो
माइक्रो एलिमेंट्स होते हैं और वी कैन सी दैट माइक्रो न्यूट्रेंट्स होते हैं एक प्लांट में, तो ये इनकी जो कंसंट्रेशन होती है इनसाइड द प्लांट वेसल्स में वो होती है 10 मिली मोल पर केजी ऑफ ड्राई मैटर। तो इसमें मेनली आता है इस मैक्रो न्यूट्रेंट और मैक्रो एलिमेंट में मेनली कौन कौन सा एलिमेंट आता है? एक आता है कार्बन, दूसरा आता है नाइट्रोजन, तीसरा आता है ऑक्सीजन, फिर आता है सल्फर, कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन सल्फर, इसके बाद आता है फास्फोरस, इसके बाद आता है पोटेशियम, इसके बाद आता है कैल्शियम और इसके बाद आता है मैग्नीशियम। यानी ये जो एलिमेंट्स हैं यहाँ पे कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन सल्फर फास्फोरस पोटेशियम कैल्शियम और मैग्नीशियम, इन एलिमेंट्स को हम बोलते हैं मैक्रो एलिमेंट्स और मैक्रो न्यूट्रेंट्स। यानी मैक्रो एलिमेंट्स एंड मैक्रो न्यूट्रेंट्स, यानी इनकी जो कंसंट्रेशन होगी एक प्लांट में वो कितनी होगी? 10 मिलीमोल पर केजी ऑफ ड्राई मैटर। अगर हम बात करेंगे माइक्रो एलिमेंट्स की, माइक्रो एलिमेंट्स की जो कंसंट्रेशन रिक्वायर्ड होती है एक प्लांट में, ये होती है लेस देन 10 मिलीमोल पर केजी ऑफ ड्राई मैटर, यानी ये इससे कम होती है ड्राई मैटर। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड मैक्रो एलिमेंट्स और माइक्रो न्यूट्रेंट्स। यानी जो मैक्रो न्यूट्रेंट्स होते हैं इनकी जो कंसंट्रेशन होती है एक प्लांट की ब्लड वेसल में, एक प्लांट के यहाँ पे जो वेसल्स में, वो होती है लेस देन 10 मिलीमोल पर केजी ऑफ ड्राई मैटर। इनमें आता है, एक आता है आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, बोरॉन, आयोडीन एंड मोलिब्डेनम, ये आते हैं इसमें। यानी एक आता है आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, बोरॉन, आयोडीन एंड मोलिब्डेनम, ये बिलोंग करते हैं किसमें? माइक्रो एलिमेंट्स में। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स विच आर रिक्वायर्ड बाय द प्लांट्स। एक होता है माइक्रो एलिमेंट्स, दूसरा होता है माइक्रो एलिमेंट्स। तो माइक्रो एलिमेंट्स आर दोज एलिमेंट्स which are present in the vessels of a plant in the concentration of 10 millimole per kg of dry matter, and microelements are those elements or those nutrients which are required less than 10 millimole of per kg of dry matter. Both micro elements and micro elements are essential elements. Both are essential elements. Essential elements. Essential elements. एसेंशियल एलिमेंट्स। इसमें जो यहाँ पे कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, इसमें और एक भी आएगा, कार्बन हाइड्रोजन भी इसी में आएगा, किसमें? मैक्रो एलिमेंट में। तो जो ये कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, ये प्लांट मेनली ऑब्टेन करता है फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, इन दो चीजों से। यानी कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बोथ और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस और वी कैन से दैट इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो इन इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में से जो कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, ये प्लांट मेनली ऑब्टेन करता है किससे? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर से। ये आपको याद रखना है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। इसके बाद जो यहाँ पे मैंने लिखा है ये माइक्रो एलिमेंट्स, ये माइक्रो एलिमेंट्स और एसेंशियल एलिमेंट्स में से जो सल्फर है या सीलियम है या सोडियम है और कोबाल्ट, इनकी एसेंशियलिटी थोड़ा ज्यादा है। इट इज ये वाले एलिमेंट्स हैं, दे आर यूज्ड इन हायर प्लांट्स। यानी एक सल्फर, दूसरा सोडियम एंड नंबर थर्ड इज सेलेनियम एंड नंबर फोर्थ इज कोबाल्ट। दे आर यूज्ड इन हायर प्लांट्स। इनकी एसेंशियलिटी थोड़ा डिफरेंट है, इनका थोड़ी इनकी जो प्रॉपर्टी है और इनके जो प्लांट में जो एक मैकेनिज्म है वो थोड़ा डिफरेंट है। यानी दे आर यूज्ड इन हायर प्लांट्स, दे आर यूज्ड इन हायर प्लांट्स, हायर प्लांट्स, ये हायर प्लांट्स में इस्तेमाल किए जाते हैं। ऑन द बेस ऑफ दिस न्यूट्रेंट्स, ऑन द बेस ऑफ फंक्शन, अगर हम देखेंगे जो न्यूट्रेंट्स है एसेंशियल न्यूट्रेंट्स,
दे मे बी ऑफ 4 टाइप्स, दे मे बी ऑफ 4 टाइप्स, यानी इनको 4 कैटेगरी में यहाँ पे कन्वर्ट किया गया है, यानी वी कैन से दैट दे हैव द 4 डिफरेंट फंक्शंस, इनके पास 4 अलग अलग फंक्शंस होते हैं, वो भी मैं यहाँ पे बताऊंगा। अगर हम देखेंगे जो ये माइक्रो एलिमेंट्स मैंने बोले हैं, इनमें से दे आर द एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ द बायोमोलिक्यूल्स। फॉर एग्जांपल अगर हम देखेंगे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, these are the essential components of biomolecules. For example, they are found in proteins, they are found in nucleic acids, they are found in enzymes, and they are found also in nucleotides. यानी ये जो एलिमेंट्स हैं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, they are found in biomolecules, they are found in biomolecules. इसके बाद अगर हम देखेंगे ये जो माइक्रोन्यूट्रेंट्स है, अगर हम देखेंगे मैग्नीशियम को, मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव को, इट इज फाउंड इन एन एनर्जी रिच कंपाउंड दैट इज क्लोरोफिल, यानी एनर्जी रिच केमिकल क्लोरोफिल, or we can say that phosphorus is present in energy rich compound, for example ATP, that's called adenosine triphosphate। एडेनोसिन का एक मॉलिक्यूल और फॉस्फेट के 3 मॉलिक्यूल्स को यहाँ पे बनाते हैं, कौन, ATP बनता है इन्हीं से, इसको हम बोलते हैं एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एंड इट इज मैन्युफैक्चर्ड इन माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ द सेल ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम दैट्स कॉल्ड, जो एंजाइम रेस्पॉन्सिबल होता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ATP इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया, दैट्स कॉल्ड ATP सिंथेटेस एंजाइम। तो इनकी अलग फंक्शन है। यहाँ पे अगर हम देखेंगे मैग्नीशियम जो है, मैग्नीशियम एक एनर्जी रिच केमिकल कंपाउंड है दैट्स फाउंड इन क्लोरोफिल, एंड जो यहाँ पे फॉस्फोरस है, फॉस्फोरस इज आल्सो एन एनर्जी रिच कंपाउंड, केमिकल कंपाउंड दैट्स कॉल्ड ATP, यानी इट इज फाउंड इन ATP एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसके बाद अगर आप देखोगे यहाँ पे जो पोटेशियम होता है, पोटेशियम की भी एक फंक्शन होती है। पोटेशियम प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। एक इसका फंक्शन होता है ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटापोर्स, एक इसकी ये फंक्शन होती है। और ये जो पोटेशियम है यहाँ पे, पोटेशियम एक इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है फॉर मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी ऑफ द टिश्यूज, यानी मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी होती है इसकी, मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। एंड पोटेशियम आल्सो प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन, यहां पे मैं लिखूंगा पोटेशियम आल्सो प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन टर्जिडिटी ऑफ द सेल्स, Potassium also plays an important role in the turgidity of the cells, and it also plays an important role in the शूट एपिकल मेरिस्टम में जो होता है, यानी रूट टिप्स को इलोंगेट करने के लिए, या शूट को इलोंगेट करने के लिए, या वी कैन सी दैट बड्स को इलोंगेट करने के लिए यहाँ पे पोटेशियम एक इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। इसके बाद जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम देखेंगे यहाँ पे जो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम होता है एक्टिवेटर ऑफ सम एंजाइम्स, अगर आपको पता है। फॉर एग्जांपल ये जो मैग्नीशियम है, इट एक्टिवेट्स सम एंजाइम्स लाइक रुबिस्को की जो फुल फॉर्म है दैट्स कॉल्ड राइबोलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज, एंड इट आल्सो एक्टिवेट्स एन एंजाइम दैट्स कॉल्ड PEP, इसको हम बोलते हैं पेप्टेज, यानी फॉस्फोइनोल पाइरुवेट कार्बोक्सिलेज। इनको एक्टिवेट कौन करता है, मैग्नीशियम। इसके बाद अगर हम जिंक को देखेंगे, जिंक एक एंजाइम को एक्टिवेट करता है जिसको हम बोलते हैं अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेस, यानी जो अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेस है ये एक्टिवेट किससे होता है, जिंक से। या फॉर एग्जांपल अगर हम देखेंगे मोलिब्डेनम को, जो मोलिब्डेनम है इट एक्टिवेट्स एन एंजाइम दैट्स कॉल्ड
मोलिब्डेनम मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द एक्टिवेशन ऑफ एन एंजाइम दैट इज कॉल्ड, इसको हम बोलते हैं नाइट्रोजिनेस एंजाइम, नाइट्रोजिनेस। यानी मोलिब्डेनम मेनली हेल्प करता है इन एक्टिवेशन ऑफ एन एंजाइम दैट्स कॉल्ड नाइट्रोजिनेस एंजाइम। इनकी एसेंशियलिटी को अगर हम देखेंगे, इनका क्या रोल होता है इन न्यूट्रिएंट्स का, चाहे वो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हो, चाहे वो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हो या माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हो, प्लांट में इनका क्या रोल होता है। यानी इनकी जो फंक्शन होती है, पहले हम देखेंगे इनकी जो फंक्शन होती है। यहाँ पे पहला पॉइंट है, दे इंक्रीज द सेल परमेबिलिटी। यानी ये सेल परमेबिलिटी को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। यानी परमेबिलिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन, इनकी फंक्शन होती है परमेबिलिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन को इंक्रीज करते हैं कौन, न्यूट्रिएंट्स। नंबर सेकंड, दे हेल्प अस इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, दे हेल्प अस इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ये भी इनकी एक फंक्शन होती है। एंड नंबर थर्ड जो इंपॉर्टेंट फंक्शन होती है इनकी, यानी दे एक्ट एज बफरिंग एजेंट, बफरिंग एक्शन इनके पास होती है। नंबर फोर्थ, इनके पास होती है एंजाइमेटिक एक्शन, क्या होती है, एंजाइमेटिक एक्शन। एंड नंबर फिफ्थ, इनके पास जो एसेंशियल प्रॉपर्टी होती है, that is they act as a coenzyme and maintenance of the osmotic concentration of cell sap। यानी osmolality of cell sap, osmotic concentration of cell sap में भी एक इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं ये, या they act as a coenzymes, they act as a coenzyme। और कभी कभार अगर आप देखोगे जो एसेंशियलिटी होती है एक न्यूट्रिएंट की, वो कभी कभार स्मॉल भी हो सकती है। यानी 10⁻18 ग्राम्स की भी जरूरत पड़ती है कभी कभार एक एलिमेंट की। यू कैन से दैट दिस इज अ वेरी लिटिल बिट वैल्यू, बट इसकी जरूरत पड़ती है। एनसीईआरटी ने लिखा है इस पॉइंट को, यानी 10⁻18 ग्राम्स की कोई भी एलिमेंट में की जरूरत पड़ेगी। तो एसेंशियलिटी के लिए ये जरूरी नहीं है कि एक एलिमेंट ज्यादा प्लांट को इस्तेमाल होने के लिए चाहिए, यानी इसकी कंसंट्रेशन कम भी हो सकती है। एंड दिस वाज लिटिल बिट अबाउट द रिगार्डिंग मिनरल न्यूट्रिशन का ये पहला टॉपिक है। तो अगले टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे डिफिशिएंसी सिम्टम्स एंड एसेंशियलिटी में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि कौन सा एलिमेंट कैसे एब्जॉर्ब होता है, तो इसकी फंक्शन क्या है। थैंक्स।